3 पीढ़ियों का बलिदान। विश्व के इतिहास में वीरता और बलिदान की एक से एक बढ़कर गौरव गाथा विद्यमान है, किंतु एक ही युद्ध में, एक ही दिन, एक ही स्थान पर, एक ही परिवार के 3 पीढ़ियां एक साथ वीर गति को प्राप्त हुई हो, ऐसा उदाहरण विश्व भर में मात्र वीर परसवनी मेवाड़ धरा पर ही मिलता है। भारत के विभिन्न प्रांतों में बसे तोमर या तमर राजपूत, ऐसा माना जाता है कि वे महाभारत के नायक अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु के वंशज हैं। इसी वंश के राजा अनंतपाल प्रथम ने दिल्ली को बसाया था। इन्हीं के द्वारा निर्माण करवाए गए लाल कोट नामक स्थान को आज हम दिल्ली के लाल किले के नाम से जाने जाते हैं। 1192 ईस्वी में राजा अनंतपाल द्वितीय के समय तोमर साम्राज्य का पतन हो गया, लेकिन सन 1375 में अनंतपाल द्वितीय की 5वीं पीढ़ी के वीर सिंह देव ने ग्वालियर में तोमर राजवंश की स्थापना की। वीर सिंह के बाद ग्वालियर का छठा तोमर राजा विक्रमादित्य 1526 ईस्वी में पराजय के बाद लोधी के अधीन महज एक सामंत मात्र रह गया। 20 अप्रैल 1526 ईस्वी को पानाप्रस्थ अर्थात पानीपत में लोधी की ओर से बाबर के खिलाफ लड़ते हुए विक्रमादित्य वीर गति को प्राप्त हुए। उस समय उसके पुत्र राम सिंह की आयु महज 12 वर्ष थी। वो अपने चाचा धूमरगंज के साथ ग्वालियर को पुनः प्राप्त करने के लिए प्रयासरत था। ग्वालियर वापस दिलाने में मदद करेगा, यह सोचकर वे दोनों शेरशाह सूरी के साथ हो जाते हैं। लेकिन सन 1543 में सूरी ग्वालियर राम सिंह को न देकर अपने सेनापति सुजात खां को दे देता। ऊपर से मालवा के रायसन में तोमर शासक पूरनमल से विश्वासघात कर सोजना के तोमरों का वंश नाश कर देता। इस घटना से राम सिंह को अंदर तक हिला कर रख दिया। वह क्रोध की ज्वाला से धधक रहा था। उसने चंबल के ब्यूरों को अपना निवास बना लिया और साथ ही सेना एकत्र करता रहा। उचित अवसर पाकर 1558 ईस्वी में राम सिंह बिहरों से निकलकर ग्वालियर के गढ़ पर आक्रमण कर देता। यह आक्रमण इतना सुनियोजित और योजनाबद्ध था कि पूरी सुहेल की पराजय सुनिश्चित हो गई। किंतु उसी समय अकबर का सेनापति किया खां ग्वालियर पर कब्जा करने की नियत से सेना सहित वहां आ पहुंचा। राम सिंह को और सुहेल को छोड़ किया खां से युद्ध करना पड़ता है। 3 दिन के बाद राम सिंह बिहर लौट जाता है। तभी अकबर ने सुहेल को संदेशा भिजवाया, तोमर चुप नहीं बैठेगा, गढ़ तोमरों के हाथ में चला जाए, इससे अच्छा है कि वह मुगलों के हाथ में रहे। सुहेल अकबर की अधीनता स्वीकार कर लेता है और दिल्ली दरबार में चला जाता है। इसके बाद अकबर राम सिंह को इस शर्त पर ग्वालियर गढ़ देने को तैयार हो जाता है कि राम सिंह अकबर की अधीनता स्वीकार कर ले, पर इस योद्धा को अकबर की दास्ता स्वीकार नहीं थी। उधर मेवाड़ में राणा उदय सिंह भी किसी भी कीमत पर अकबर की दास्ता स्वीकार नहीं थी। यह बात तोमर राम सिंह भी जानते थे। अतः अंतर्मन में वे धधक रही मुगलों को परास्त करने की ज्वाला को प्रज्वलित रखते हुए कुलाभिमान की रक्षा के लिए राम सिंह मेवाड़ में आकर महाराणा उदय सिंह के शरणागत हो जाते हैं। महाराणा उदय सिंह ग्वालियर और चंबल घाटी के इस नरनाहर की शौर्य गाथाएं और कठोर जीवटता के बारे में सुन चुके थे। उदय सिंह जी राम सिंह और उनके पूरे परिवार का बड़े मान सम्मान से स्वागत करते हुए उन्हें शाहों का शाह का उपाधि देते हुए उसे संबोधित करते हैं। उसी दिन से मेवाड़ और संपूर्ण राजपुताना तथा देश भर में राम सिंह को राजा राम शाह तोमर के नाम से जाना जाने लगा। राम शाह जीवन पर्यंत पहले उदय सिंह, इसके पश्चात महाराणा प्रताप के विश्वास पात्र एवं सलाहकार रहे। महाराणा उदय सिंह के स्वर्गारोहण के बाद जब प्रताप उनके अंतिम संस्कार के लिए गए हुए थे, तभी पीछे से कुछ सामंत उदय सिंह के छोटे पुत्र जगमाल का राज्य अभिषेक कर देते हैं। राजा राम शाह और जालोर के मान सिंह आखेरा जोत तथा चुंडावत सरदार कृष्णदास को यह स्वीकार नहीं था। अंतिम संस्कार से लौटकर गद्दी पर बैठे हुए जगमाल का एक हाथ राम शाह ने तथा दूसरा हाथ चुंडावत कृष्णदास ने पकड़कर उसे गद्दी से उठा दिया। जब बुलंद स्वर में राम शाह ने जगमाल से कहा, आप भूल रहे हैं, इस सिंहासन पर बैठने का अधिकार केवल और केवल प्रताप का है। राम शाह की क्रोधानल से रक्तिम आंखों के साथ सिंह समान शब्दों को सुन जगमाल चुपचाप दरबार से चला जाता है। उसी समय 28 फरवरी 1572 को गोगुंदागढ़ में सलुम्बर के चुंडावत सरदार ने अपनी कटार से अंगूठे को चीर उससे बहते रक्त से महाराणा प्रताप का राज तिलक किया। यह 1576 का जून का महीना था, अर्थात हाकिम खां सूर की शहादत बड़ी सादरी के सरदार झालामान द्वारा तिल कट मातृभू का ऋण चुकाने के साथ ही तीनों पीढ़ियों के कालजयी बलिदान का समय सन्निकट आ गया था। आखिर वह क्षण भी आ गया जब महाराणा प्रताप के साथ राम शाह को भी लगा वर्षों पुरानी अकबर को परास्त करने उनकी अभिलाषा पूरी होने वाली है। फिर क्या
महाराणा प्रताप को सपने में देखकर थर्राने वाला कायर अकबर युद्ध के मैदान में आया ही नहीं था। लेकिन यकीन मानिए, हल्दी घाटी के उस रण में यदि अकबर आया होता तो चेतक के टापों से चिन्हित अरावली के शिलाखंड आज कुछ और ही गाथा सुन रहे होते। महाराणा का वह प्रलंकारी भाला अकबर का लहू चाट जाता और जयवंता का लाल वह कालजयी राणा प्रताप भारत का भाग्य बदल देता। 18 जून 1576 का वो ऐतिहासिक दिन अकबर की 1 लाख सैनिकों की फौज हल्दी घाटी आ पहुंची थी। महाराणा प्रताप का ध्वज गज भी हल्दी घाटी में आ पहुंचा था। वर्षा ऋतु का प्रारंभ हो चुका था, किंतु उस दिन भीषण गर्मी और उमस थी। तभी रण के डंकों की चोट पड़ी, रण की शंख ध्वनि गरज उठी, केसरिया जौहर जाग उठा, रणधीर भुजाएं फड़क उठी। केसरिया बाणों में सुसज्जित मेवाड़ी वीरों ने इतिहासी रक्त से लिखने के प्राणों के मूल्यों को नहीं जाना। प्रताप की ओर से हरावल अग्रिम पंक्ति में पठान तोपची हाकिम खानसूर, बड़ी सादरी के झाला बिदा, झाला मान, जालोर के आखेरा, जोत के पुत्र मान सिंह, सलुम्बर के चुंडावत सरदार कृष्णदास, देवगढ़ के रावत सांगा और चित्तौड़ युद्ध के अमर सेनानी जयमल के पुत्र रामदास राठौड़ का शौर्य अपने चरम पर था। पीछे चंदावल की टुकड़ी का नेतृत्व कर रही थी। पानरवा के सोलंकी सरदार राणा पूंजा आसपास की पहाड़ियों के अधनंगे लगते महारुद्र वनवासी भील योद्धा तीर कमानों के साथ मोर्चा संभाले हुए थे। उधर दाहिने भाग का नेतृत्व स्वयं राजा रामशाह तोमर कर रहे थे। उनके साथ में थे चंबल घाटी के तोमर, भदौरिया, सिकरवार एवं जादौन राजपूत का दल, जिसकी संख्या 500 के करीब थी। मुगलों के वाम पार्श्व पर रामशाह का दल ऐसा टूट पड़ा, इस दल ने ऐसा भीषण रंगरंच मचाया, दुश्मन की हाड़ावल में भगदड़ मच गई। वाम पार्श्व के सैनिक भाग खड़े हुए थे। उधर महाराणा प्रताप ने मानसिंह के हाथी पर चेतक को चढ़ा दिया था और भाले का प्रहार मानसिंह पर किया। मानसिंह ने महाबत के पीछे हौदे में छिपकर अपनी जान बचाई। उधर रामशाह और उसके पुत्रों के अपरिमेय शौर्य के आगे गाजी खां बदखसी टिक नहीं पाया और वह भी रण क्षेत्र छोड़कर भाग खड़ा हुआ। इस युद्ध के प्रत्यक्षदर्शी और अकबर की ओर से लड़ रहे अब्दुल कादर बदायूनी ने लिखा, ग्वालियर के राजा मान सिंह के पोते रामशाह ने ऐसी वीरता दिखलाई जिसका वर्णन करना लेखनी की शक्ति से बाहर है। इस प्रकार युद्ध का प्रथम सग्र महाराणा के विजय के साथ संपन्न हुआ। आखिर हृदय वितीर्ण कर देना वह भी क्षण भी आया जिसके बारे में सोचता हूँ तो लगता है उस समय एक पल को धरती भी शायद कांप उठी होगी, शायद अंबर का अंतस मन भी भर आया होगा जब युद्ध में वीरता के साथ लड़ते हुए एक पिता अपने पुत्रों और पौत्र के साथ वीर गति को प्राप्त हुआ। भवानी सिंह की आंतें निकल पड़ी थी। काका की मदद को बलभद्र आगे बढ़ता और एक ही पल में काका पर प्रहार करने वाले मुगल सैनिक का सर धड़ से अलग कर देता है। मुगल सैनिक पीछे से इस किशोर वय के बालक पर बलभद्र प्रहार करते हैं। घायल होने पर महाराणा प्रताप का यह भांजा बलभद्र 10-10 मुगलों पर भी भारी था। जब तक तन में प्राण रहे यह सूरवीर अनगिनत वैरियों के दोजख की राह दिखाता रहा। सालीवान की आंखें कैसे उस मंजर को सहन कर पाई होगी जब उन आंखों ने पहले पिता रामा शाह और फिर भाइयों और पुत्र को बलिवेदी पर हवन होते हुए देखा। इस पर भी सैकड़ों दुश्मनों से घिरा सालीवान मुगलों का जिंदा काल बना हुआ निर्लज्ज वैरियों के सिर काट काट लाशों को शिखर खड़ा कर रहा था। बड़ी बहादुरी से लड़ते हुए महाराणा प्रताप का यह सगा बनोई सालीवान भी उसी रक्त तलाई में वीर गति को प्राप्त हुआ। उस स्थान पर आज भी इनकी स्मृतियों में छतरियां बनी हुई है। अफगान तोपची हाकिम खानसूर, बड़ी सादरी के सरदार झाला मान भी मातृभू का कर चुकाते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए। बलिदानों की श्रृंखला में हल्दी घाटी के उस महासमर में रक्त ताल में राजा रामा शाह तोमर एवं उसके 3 पुत्र और 1 पौत्र का बलिदान, अर्थात एक ही युद्ध में एक ही दिन एक ही स्थान पर एक ही परिवार की 3 पीढ़ियां एक दूसरे के सामने वीर गति को प्राप्त हुई। ऐसा अन्य कोई उदाहरण महाभारत से लेकर आज तक धरती पर लड़े गए किसी भी युद्ध में नहीं मिलता। यह विडंबना है कि इतिहास के पन्नों में तीनों पीढ़ियों के इस महाबलिदान के साथ न्याय नहीं हुआ। इतिहासकारों से उसे यथोचित स्थान नहीं मिला। धन्य है राजा रामशाह, धन्य उनके पुत्र और पौत्र राजा रामशाह तोमर और उनकी संतति को शब्द सुमन समर्पित करते हुए कृतज्ञ भाव के साथ संपूर्ण मेवाड़ की ओर से उन्हें सादर कोटि कोटि प्रणति निवेदित करता हूँ। जय हिंद, जय सनातन।